नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच जी की विदाई हो ही गई, लेकिन अब इसको विदाई कहें या कुछ और कहें, फॉर्मल विदाई तो उनको अपने ऑफिस से मिली नहीं। एक एफआईआर ज़रूर लॉन्च हो गई। अब माधवी पुरी बुच जी भी आके पछता रही होंगी कि किस सेटअप में आ गई, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में ही ठीक थी। तो खैर, बात करते हैं कि आखिर माधवी जी को क्यों ऑफिस से फॉर्मली एक फेयरवेल नहीं मिला और क्यों उनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई। तो पहले तो एफआईआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, खाली माधवीपुरी बुच जी के अगेंस्ट में ये एफआईआर नहीं हुई है, इसमें कई लोग और शामिल हुए हैं। और मैं पहले इस चीज़ का एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो देखिए, मामला जो है ना, वो एक कैल्स रिफाइनरी करके एक कंपनी थी, और जिसमें से आप में से जो लोग पिछले 10 15 20 सालों से अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उनको इस कंपनी का नाम बहुत अच्छे से पता होगा। क्योंकि ये कंपनी जो है ना, कभी सट्टे के शेयर के रूप में जानी जाती थी। मतलब सट्टा जिनको करना होता है, जैसे, तो वो पेनी स्टॉक टाइप की कंपनी थी और बड़े इसमें मैनिपुलेशंस हुए, बड़े घोटाले हुए इसमें। और जो आरोप करता है ना, जो जिसने आरोप लगाया, उसका ये कहना था, साहब ये सब जो काम हुआ है ना, ये सेबी के ऑफिशियल्स की मिलीभगत से हुआ है। तो खैर, उन जो सज्जन हैं जिन्होंने शिकायत की है, उनका ये कहना है कि वो बेसिकली एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं और एक वेबसाइट भी चलाते हैं। तो आरटीआई न्यूज़ इंडिया करके कोई वेबसाइट है, शायद वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आरटीआई के रूप में, मतलब वो जगह जगह आरटीआई लगाते हैं, और जो भी देश में या बम्बई और उसके आसपास के महाराष्ट्र में, बेसिकली महाराष्ट्र से ठाणे में हैं ये सज्जन। तो जो ये अपने इनका कार्य क्षेत्र है वो मुंबई और आसपास का एरिया है। तो ये जो सज्जन हैं ये पहुंचते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, एक कोर्ट बनाई गई है उसके स्पेशल जज के पास, और ये कहते हैं, साहब कि देखो, ये मेरे पास कागज़ हैं, और ये मैं कई बार लोगों के पास जा चुका, पुलिस के पास जा चुका अपनी कंप्लेंट लेके, और सेबी के ऑफिशियल्स की तरफ के पास भी जा चुका, लेकिन साहब ये मेरी कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इनकी कंप्लेंट क्या है? इनकी कंप्लेंट ये है कि साहब एक कंपनी, यानी जो कैल्स रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, कि साहब 1994 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई, और इस लिस्टिंग में सेबी और बीएसई के लोग जो है ना, उनका एक्टिव हाथ था। फिर ये जो काम हुआ, यानी ये जो लिस्टिंग हुई और जो इनको पब्लिक से पैसे उठाने की परमिशन दी गई, इसमें एक सेबी एक्ट है, उसका वायलेशन हुआ है। और जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, यानी सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, और उन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन को बढ़ावा दिया। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी के कामकाज के बारे में अगर वो कोई रेगुलरिटी कर रही है, तो जितने भी सेबी के ऑफिशियल्स हैं या बीएसई में जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि उस कंपनी से वो पूछें, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देती है या इन्वेस्टर्स के हित में कंपनी काम नहीं करती है, तो उसके ऊपर एक्शन लें। तो ये जो सज्जन हैं, इनका नाम है सपन श्रीवास्तव साहब, तो जिन्होंने शिकायत की है, तो वो ये कहते हैं कि साहब इन्होंने तो बीएसई वालों ने और सेबी वालों ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इनको सूचना कहाँ से मिली ये सब? तो वो ये कहते हैं कि साहब एक इनसाइडर है सेबी में, मतलब सेबी में कोई आदमी इनका भेदिया है, और वो इनको इन्फॉर्मेशन देता है। उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, सीटी बजाने वाला। मतलब जो कोई गड़बड़ कुछ हो रही है तो वो चुपके से ये बता दे लोगों को कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो विसल ब्लोअर बोलते हैं ऐसे आदमी को। तो वो सब, और ये जो सपन दास गुप्ता साहब हैं, सपन श्रीवास्तव साहब जो हैं, इन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि साहब ये जो एक्शन नहीं लेके सेबी के ऑफिशियल्स ने एक कॉरपोरेट फ्रॉड को अंजाम दिया है, उसको बढ़ावा दिया है, और बीएसई वालों ने इसको लिस्टिंग करवा के करप्शन को बढ़ावा दिया है। और साहब इसमें इनका भी कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग होनी नहीं चाहिए थी। तो ये सब आरोप लगा के ये कोर्ट के पास गए ये सज्जन जो हैं, और कोर्ट ने ये कहा, उसको कागज़ों को उनको देखा, और उन्होंने ये पाया कि साहब ये सब चीज़ सही है।
मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं उसमें तथ्य है। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुछ केस लॉज का, मतलब सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या होता है कि जो पुराने केसेस होते हैं ना उसको सुप्रीम कोर्ट कोट करती है अपने डिसीजंस में। तो वो बताती है कि साहब इसको ये वाला जो केस हुआ था ना उसमें साहब ऐसे ऐसे कहा गया था। तो इस कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के उन केसेस का हवाला दिया और उन्होंने कहा है कि साहब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है, सुप्रीम कोर्ट के ने कई बार इस तरह के निर्णय दिए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई ऐसा आरोप जो कॉग्निजेबल हो, है ना, एक कॉग्निजेबल एक तरह का कॉग्निजेबल का मतलब है जिसके ऊपर आपको कोई पुलिस वाले को अरेस्ट करने का अधिकार होता है। ये जो स्पेशल जज हैं इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को उन्होंने कोट किया, उन्होंने उनका रेफरेंस दिया और ये कहा कि साहब ऐसा लगता है कि शुरुआती तौर पे ऐसा लगता है कि फ्रॉड हुआ है और ये जो सज्जन कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, इसलिए एफआईआर तो बनती है। तो इसलिए उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, जो मुंबई के हैं, उनको ये आदेश दिया कि साहब ये लोगों के खिलाफ, जिसमें 3 होल टाइम मेंबर्स हैं सेबी के, एक श्रीमती माधवीपुरी बुच हैं और एस रामामूर्ति जो बीएसई के एमडी और सीईओ हैं, और प्रमोद अग्रवाल ये बीएसई के डायरेक्टर हैं। तो 2 तो बीएसई के अधिकारी, 3 सेबी के होल टाइम डायरेक्टर और माधवीपुरी बुच जी। तो इनको इनके ऊपर एफआईआर करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। अब बात ये है कि साहब ये एफआईआर जो होती है ना इसमें क्या चक्कर है। तो देखिए बात ये कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन ये जो एफआईआर है इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो इस बात की पूरी जांच करे और अगर सीरियस ऑफेंस होता है तो उस अधिकारी को या जिस व्यक्ति के खिलाफ ये कंप्लेंट है उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। तो ये जो मैटर है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इन सब अधिकारियों को टेंशन देती है। सूचना चली गई पुलिस के पास और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ले और बुला ले कर ले, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अरेस्ट वाला जो मामला जहाँ पर हो जाता है ना, जहाँ पे उस पुलिस वाले को ये लगता है कि शायद मामला बनता है तो वो अरेस्ट कर सकता है, तो ये सारा काम जो डरने का काम है ना वो इस अरेस्ट से है। अरेस्ट से आदमी डरता है, इन्वेस्टिगेशन से आदमी नहीं डरता है। अब बीएसई ने एक स्टेटमेंट, ये जो सज्जन ने जब वहाँ कोर्ट में पहुँच के इन कोर्ट से गुहार लगाई और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि साहब एफआईआर करो, तो इधर बीएसई ने एक स्टेटमेंट दिया और वो ये कहता है कि साहब ये जो आदमी है ना, ये जो आरटीआई कार्यकर्ता जो सपन श्रीवास्तव साहब हैं, ये साहब ये तो हैबिचुअल जो है ना, इनकी तो आदत है, ये तरह तरह के केस करते हैं और इनके पहले भी कई बार जो है इनकी शिकायतें झूठी पाई गई हैं। तो हम कोर्ट से निवेदन ये करते हैं कि इसको कॉस्ट लगा के, मतलब अगर कोई झूठी शिकायत लाता है ना तो कोर्ट उसके ऊपर पेनल्टी लगा देती, तो झूठी शिकायत लाने वाले के ऊपर। तो बीएसई का कहना ये है कि ये इन सज्जन के ऊपर आप एक कॉस्ट लगाओ और इसको खारिज कर दो। तो अब वो कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी सेबी ने और बीएसई ने दोनों ने हायर कोर्ट में अपील कर दी है कि ये जो एफआईआर है इसको क्वैश किया जाए, इसके ऊपर इनकी ये जो स्पेशल जज साहब ने जो एफआईआर का आदेश दिया है इसके ऊपर स्थगन दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब तक आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको और आज दोपहर में कोर्ट की हियरिंग है, मतलब जब आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा उस दिन तो दोपहर में कोर्ट की हियरिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी और जो बीएसई वाले हैं उनको स्टे मिल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई होने की मुझे गुंजाइश लगती नहीं है। खैर, ये बात रही माधवीपुरी बुच जी के ऊपर एफआईआर की। अब बात करते हैं कि वो फेयरवेल का क्या हुआ। देखिए 28 फरवरी को माधवी जी का लास्ट डे था और जनरली एक परंपरा है सीबी में कि कोई भी जब ऑफिसर निकलता है या किसी भी ऑफिस में जब लास्ट डे उसका होता है तो उसको अच्छे से फेयरवेल देके विदाई करके उसको भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तो सीधा सीधा
तुहिन कांता पांडे साहब ने, जो एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने साहब चार्ज अज्यूम कर लिया और माधवीपुरी बुज्जी तो लास्ट दिन भी अपने ऑफिस आई नहीं। अब उनके यहाँ से जो जानकारी मीडिया में है वो ये कहते हैं कि साहब उनको तो कोई वायरल फीवर था कोविड-19 वाला, और वो लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहती थी, या लोगों के संपर्क में आने से लोगों को भी कुछ परेशानी हो सकती थी, उन्होंने घर में रहना ही ज़्यादा पसंद किया। लेकिन देखिए, ये तो बातों को ढकने वाली बात है। बात ये है कि बहुत से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसमें ये है कि जो इंटरनल स्टाफ है सेबी का, वो माधवी जी के कार्यप्रणाली से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और जब हिंडनबर्ग का मामला हुआ था तब भी मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो कर्मचारी हैं सेबी में, उन्होंने लंच के टाइम में ऑफिस से बाहर आके, सेबी के बॉम्बे ऑफिस से बाहर आके, और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था इनकी कार्यप्रणाली के विरुद्ध। और यहाँ इन्होंने एक कांड और कर दिया। अब उसको कांड कहें या कार्य कह दें, या उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन तो देखिए उन्होंने फॉलो किए ही होंगे, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के तो कोई इस तरह के कार्य कर नहीं सकता। खबर ये है कि इन्होंने 15 CGM, वहाँ पे जो GM होते हैं, जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है, तो अपने फेवर वाले 15 GMs को CGM का प्रमोशन दे दिया, और जो फेवर के नहीं थे उनको नहीं दिया। मतलब हायरार्की को फॉलो नहीं किया, सेलेक्टेड लोगों को इन्होंने प्रमोशन दे दिया। और इसके अलावा इनका एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था मुरुगन, उसको भी CGM बना दिया। अब आप ये समझिए, ये जो मुरुगन साहब हैं ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। पर्सनल असिस्टेंट तो क्या है, आपकी मीटिंग की डिटेल रखना और ये सब करता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होता है ना, वो उसका दायां हाथ होता है। तो यानी कि वो काम में डायरेक्शंस जो है वो बॉस देता है, जैसे माधवी जी देंगी, और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक ठाक सा सीनियर आदमी होता है, ऐसा वो PA वाला सिस्टम नहीं है इसमें। तो खैर उनको भी उन्होंने प्रमोशन दे दिया और CGM बना दिया। जाते जाते इतना एहसान तो उपकार तो वो कर ही गए, और किया उन्होंने। देखिए, ये पावर में होगा उनके तभी किया, बिना पावर के तो वो कर नहीं सकती, और जाते जाते तो वो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगी। खैर, अब ये कारण है जो माधवी जी को स्टाफ ने प्रमोशन फेयरवेल जो है ना वो नहीं दिया है। तो ये मीडिया की खबरें हैं, और इस बारे में कोई डेवलपमेंट हुआ तो हम आपको अवश्य बताएंगे। खैर, बात ये है कि वो केल्स रिफाइनरी जो है ना वो पेनी स्टॉक था, और आप वो लिस्टेड, वो उसको BSE में 2017 में उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और बड़ा साहब उसमें बवाल हुआ जब 2021-22 में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई करीब 17-18 करोड़ रुपए की उन्होंने कोई GDR इशू कर दिया और ये सब कर दिया। तो मान लीजिए, वैसे तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में ये बताना इसलिए आवश्यक है कि आप ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल नहीं हो, या जो सिर्फ सट्टे में चल रही हो, या जिनके ऊपर डेट बहुत हो, या जिनके प्रमोटर जो है ना वो प्रमोटर थोड़े इधर उधर वाले हों, तो आप ऐसी कंपनी से देखिए दूर रहिए। आपका हार्ड एंड मनी है, अच्छी कंपनियों में लगाइए, नहीं तो FD कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अजीम अहमद साहब जो है ना वो पूछते हैं कि वो पहले तो कहते हैं कि साहब आप कि इनको हमारे जो हम एग्ज़ाम्पल देते हैं ना वो बड़े पसंद आते हैं। तो शुक्रिया अजीम साहब आपका कि आपको हमारे एग्ज़ाम्पल पसंद आते हैं। फिर वो ये कहते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हम कुछ इनको बताएं। तो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ना, वो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस है ना, इनकी ग्रुप कंपनी है इनकी। तो आप ये समझ लीजिए इनका बच्चा है वो। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो हैं वो इतने समय से बाज़ार में हैं और उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि उन्होंने जब ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO लाए तो अनाप शनाप वैल्यूएशन पे वो लिस्ट हो गया, और लोग उसको 140 रुपये में 8 की 7 की 8 की 9 की प्राइस टू बुक में लोग फंस गए। देखिए, हर चीज़ जो होती है ना, सोना जो होता है ना, सोना उसकी भी एक कीमत होती है।
हीरा होता है ना, उसकी भी एक कीमत होती है। तो कृपया करके आप कोई भी शेयर इस तरीके से ना लें कि कोई भी भाव पे हाइप है और आपने ले लिया। अब वो देखिए, वो 140 का, मुझे ध्यान है 140 या कितने रुपए का उसका हाई था, और वहाँ से वो धीरे 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 नीचे आ रहा है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, मुझे ध्यान नहीं है। तो है क्या कि आपको जब भी किसी भी फाइनेंस कंपनी में या एनबीएफसी में या बैंक में आपको वैल्यूएशन करनी हो या उसको लेना हो, तो आप दो चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। पहली चीज़, वो जो कंपनी है वो अपना जो उधार दिया हुआ पैसा है उसको कितनी आसानी से वसूल कर लेती है। बाकी मीट्रिक्स अपन बाद में बात करेंगे। बाकी जितनी वैल्यूएशन के पैरामीटर है ना, आरओए कितना है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है और नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, ये सब बाद की बातें। बिल्कुल प्रिलिमिनरी में आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिरकार ये जो कंपनी है वो इसका जो वसूली का तरीका है ना, वो कितना अच्छा है, कितना जल्दी वसूल कर लेती है। पहले तो ग्राहक को जिसको देना है वो कितना ढंग से दे रही है, दूसरी बात वसूली कितनी कर रही है, तीसरी बात इसका प्राइस टू बुक क्या है। शेयर का जब वैल्यूएशन करते हैं तो प्राइस टू बुक, जितनी पैसे वाली कंपनी जो खाली पहले से पैसे में डील करती हैं, उसमें जैसे एनबीएफसी हुआ, बैंक हुआ, तो उनका जो वैल्यूएशन का एक मीट्रिक है या वैल्यूएशन करने का जो तरीका है ना, वो प्राइस टू बुक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक गुल्लक है आपके पास, है ना, एक संदूक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसमें आपने 100 रुपये रखे हुए हैं, और वो 100 रुपये में ऐसी ताकत है कि वो अपने आप धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। उसमें आप 6 महीने बाद देखोगे तो हो सकता है 110 रुपये मिले आपको। तो अब आप ये बताओ कि आप उसकी कितनी कीमत दोगे। अगर उसमें पैसे नहीं बढ़ रहे होते और उसमें 100 रुपये खाली रखा होता तो आप उसको 100 रुपये से ज़्यादा देते क्या? अगर वो बॉक्स का दाम हटा दीजिए आप, तो वहाँ पर अपन बोलेंगे कि इसकी प्राइस टू बुक 1 है। लेकिन चूंकि कंपनीज बढ़ती हैं और वो अर्न करती हैं, इसलिए उनकी बुक वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे ये जो नोट है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दी, वो जैसे नोट बढ़ता जाता है, मान लीजिए बढ़ता जाए, तो आप क्या देखेंगे, यार अगले 2 सालों में इसमें इतना पैसा आ जाएगा तो कम से कम इतना तो दूँ ही। तो आप ही देने वाले हो क्या, फिर 4-5 और आएंगे, फिर वो डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्राइस हायर देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। बुक वैल्यू आपकी 100 ही है, नोट 100 का ही है, वो 1 साल बाद मान लीजिए 110 रुपये का हो जाएगा। तो देने वाले क्या कहेंगे, कोई कहेगा मैं 110 दूंगा, दूसरा आएगा नहीं साहब मैं तो 112 दूंगा, कोई कहता नहीं 220 दूंगा। तो प्राइस टू बुक वहाँ 220 है। तो वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो आगे का भविष्य देख के कि अगर मैं इसको रख लूंगा तो मेरे इतने पैसे आ जाएंगे, तो वो ये गणित लगा रहे हैं। तो हमेशा जितनी भी ये पैसे जिनका रॉ मटेरियल पैसा होता है, बैंक और एनबीएफसी टाइप की कंपनीज का, वहाँ पर आप जितना बुक वैल्यू के नज़दीक शेयर को खरीदेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आज की तारीख में ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो बुक वैल्यू है ना, वो करीब 4.8 है, और एचडीएफसी बैंक की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 2-2.5 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये एचडीएफसी बैंक से बढ़िया बैंक है क्या, बढ़िया कंपनी है क्या? हाँ, अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में है, सब कुछ ठीक है, अच्छा पेरेंटेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। भाव कितना दोगे? दूसरी बात, बाजार भी गिर रहा है, तो बाजार में तो सोना भी गिरेगा, मतलब सोने टाइप का जो शेयर होगा ना वो भी गिरेगा। इसलिए इस बातों पे आप जरूर विचार किए। वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल के बगैर आप काम मत कीजिए। पवन अग्रवाल साहब जो हैं वो HP एडेसिव्स के बारे में पूछते हैं। देखिए, एक रीजनेबली गुड कंपनी है, 87 से बिजनेस में है, 2021 में ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई, और ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट सीमेंट, सिंथेटिक रबर एडेसिव चिपकाने वाली चीज़ बनाते हैं। जैसे आप वे क्विक फिक्स टाइप की कोई चीज़ें होती है, वो फिर रबर चिपकाने के लिए, तो जैसे ऑटोमोबाइल में और आपके है ना बाथरूम में, सिंक में, और आपके जो प्लास्टिक के पाइप जब आप एक दूसरे से जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो सीलेंट काम आता है प्लास्टिक के पाइप जोड़ने के लिए। जैसे एक 15 फुट का 10 फुट का पाइप है, उसको अगर आपको डबल करना है तो वो उसके लिए जो जॉइंट को सील करने के लिए जो काम आती है ना, वैसे एडेसिव्स ही बनाती है, चिपकाने वाली चीज़ें बनाती हैं।
फिर ये कुछ ट्रेडिंग भी करती है, तो टेफ्लॉन टेप की ट्रेडिंग, स्प्रे पेंट जो मतलब दीवारों पे स्प्रे करते हैं ना, मशीन से जो स्प्रे करते हैं, वो पेंट्स की ट्रेडिंग भी करती है। टेफ्लॉन टेप क्या हुआ, वो एक प्लास्टिक की टेप आती है जो अपने जैसे इसमें नलों में और इसमें अपन जहाँ पे स्क्रूज होते हैं, जहाँ वो चूड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ पर उसको लगाने के लिए। तो इनकी कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं। डोमेस्टिक सेल्स भी है, एक्सपोर्ट भी करते हैं यूके, यूएसए, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में, और कंपनीज़ को भी देते हैं। अच्छी कंपनीज़ इनके, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ इनकी क्लाइंट है। मार्केट कैप 400 करोड़ का है, आरओई 13% की है, प्रमोटर के पास 31% के आसपास है, पब्लिक के पास 26% की है, डेट है नहीं, लेकिन पी 21 का है और हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये ठीक ठाक कंपनी है पवन अग्रवाल साहब, ठीक ठाक कंपनी है। लेकिन आप ये समझो इसका मार्केट कैप जो 400 करोड़ का है ना, तो ये माइक्रो कैप कंपनी है। और अब बाज़ार को ये जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है ना, ये फूटी आंखों नहीं सुहा रहे हैं, इनमें ज़बरदस्त इनकी कुटाई हो रही है। रोज़ इनको इनके साथ WWF की तरह इनको उठा उठा के फेंका जा रहा है। तो इसकी कुटाई होना आवश्यक है। तो आपको ऐसी जब भी कंपनीज होती है ना, जो आपको ठीक ठाक सी कंपनी लगे, बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर बनने का इनमें कोई चांस नहीं, क्योंकि पिडिलाइट जैसा हाथी बैठा हुआ है सॉल्वेंट्स में और ये अपने एडेसिव्स में, तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इनको ग्रो करने का चांस नहीं है। लेकिन ठीक है, हर आदमी का अपना एक बिजनेस करने का एरिया होता है, तो वहाँ ये कर रहे हैं। तो कभी भी जब मंदी आती है ना, तब उसको लेके आप रख लो, और फिर तेज़ी में आए ना तो उसको बेच दो। ये इनका तरीका है काम करने का। मतलब ये कोई मल्टीबैगर टाइप आप सोचे छोटा शेयर ले लूँ तो उससे कुछ मुझे फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नहीं। ये तो अब तो इनकी धुलाई होनी है, जहाँ तक मेरी मतलब मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत 2020 से 2024 तक बहुत चल रही है। तो खैर आप थोड़ा सा इसमें विचार करिएगा, है ना। इनकी जो मार्जिन है वो लगातार गिर रहा है, सीक्वेंशियली भी गिर रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिर रहा है। तो थोड़ा सा इस पर आप इन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं, इसके रिलेटेड आप विचार करिए। धीरज शर्मा जी गुदेनिया राजस्थान से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए ये जो है ना, बल्क केमिकल में है और स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो 35% ये बल्क केमिकल्स का काम है इनका, और 65% जो है इनका स्पेशलिटी केमिकल्स का काम है। और एथिल एसीटेट बनाती है, एसिटिक एसिड बनाती है, सिरका जिसको बोलते हैं वो, और एक DDP डाइकीटीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, फार्मा में काम आती है। पता है क्या है, ये जितनी भी, एक आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि साहब ये आप केमिकल सेक्टर का एनालिसिस करो। मैंने कई बार आपको ये कह दिया, केमिकल सेक्टर कोई एक सेक्टर नहीं है। अब जो भी केमिकल बनाती है ना, वहाँ पर जो है ना, वो कंपनी अपने आप को ये कहती है कि साहब मैं लीडर हूँ। अरे साहब कम से कम 10-20 हज़ार केमिकल्स हैं, आप किस किस के पीछे जाओगे? इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे सेक्टर में क्यों घुसना है जिस सेक्टर को समझना मुश्किल हो? भाई इसकी कैसे डिमांड सप्लाई, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना, पहले बात तो इन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना, या बाज़ार में इन्फॉर्मेशन पता करना, या पहली बात इंडस्ट्रीज़ के काम आते हैं। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री B2B बिजनेस है। अब चाइना में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा घालमेल है। दूसरा क्या है कि अभी पिछले 8-9 महीने से इनकी सेल फ्लैट है। ROE कितना है साहब? 7% का ROE है, और डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 11 रुपये का इनका डेट है। 4700 करोड़ का मार्केट कैप है, 35 का PE। क्यों दूंगा साहब 35 का PE जब आपका 7% ROE है तो, और आप ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है, ये कहते हैं कि साहब हम स्पेशलिटी केमिकल में जो हम केमिकल बनाते हैं उसमें हम वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज में से हैं, और जो बल्क केमिकल्स बनाते हैं उसमें हम इंडिया में टॉप 3 कंपनीज में से होंगे। साहब मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो कोई इस कंपनी में दम नज़र आ नहीं रहा। सिर्फ ये हो सकता है कि आप लोगों ने जो बाज़ार में प्राइस मूवमेंट देख के शेयर खरीद लिया, लेकिन फंडामेंटल में मुझे ये 35 का PE और 7 का ROE, 7% का ROE जो है ना, ये मुझे कुछ जम नहीं रहा। फिर बढ़िया बात क्या है कि प्रमोटर एक्सपीरियंसड है, और लेकिन मार्च 2022 से प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। तो अब आप देख लीजिए धीरज शर्मा जी,
कि इस कंपनी का क्या है। और मैंने आपको बता ही दिया, मिड और स्मॉल कैप को पब्लिक बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है आज की तारीख में। मतलब जो समझदार पब्लिक है, जिनके पास बड़ी होल्डिंग है, जो मार्केट को मूव कर सकते हैं, वो आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या है इसमें आगे क्या होने वाला है, मुझे कोई बहुत अच्छा ये शेयर नज़र नहीं आता। मैकमोहन जो है ना, वो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछते हैं। तो साहब 2015 में ये कंपनी बनी थी और ये क्या करती है, ये ऑटोक्लेव एरिएटेड सीमेंट ब्लॉक्स बनाती है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए वो सीमेंट के ब्लॉक होते हैं ना, जिनसे आजकल तुरंत मकान बन जाता है। सीमेंटेड कंक्रीट के ब्लॉक्स आते हैं, उनको लगाओ आप फटाफट फटाफट और वो मकान तैयार हो जाता है। उनका क्या फ़ायदा है, देखिए एक तो हल्के होते हैं ईंटों के, या तो ईंट से बना लो आप, या ये जो 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 एरिएटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक्स जो होते हैं इनसे बना लो आप। तो इनसे क्या फ़ायदा है, तो हल्के होते हैं ईंटों की तुलना में। दूसरी बात क्या है कि इनमें छेद होते हैं, तो छेद के कारण क्या होता है कि ये इंसुलेटर का काम करते हैं ना, मतलब ठंड ज़्यादा ना, तो अगर बाहर सर्दी पड़ेगी तो चारों अंदर आपको ठंड का असर नहीं होगा, और बाहर गर्मी होगी तो गर्मी का असर नहीं होगा। फिर उसके बाद साउंड प्रूफिंग का इनमें थोड़ा सा गुण होता है इनमें, और मजबूत होते हैं ईंटों के कंपैरिजन में, और फायर रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत आसानी से इनमें आग नहीं लगती। अब ये जो कंपनी है ये तो बनाती है ब्लॉक्स, तो बनाती है, इसके अलावा ये इनको चिपकाने का मोर्टार भी बनाती है और प्लास्टर भी बनाती है। मतलब आप जब इनको लगा के जोड़ोगे, तो अपन प्लास्टर करते हैं ना दीवार पे सीमेंट पे, तो वो एक अलग तरह का प्रोसेस इनको करने के लिए, आम दीवार पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स मिले होते हैं। वो जो रेडी प्लास्टर आता है, बस वो पानी में घोलो आप प्लास्टर। तो 3 तरह के प्रोडक्ट उनके हुए, एक तो आपका ब्लॉक, मतलब वो ईंट समझ लीजिए आप, वो उसको जोड़ने का मोर्टार, यानी जो सीमेंट से जोड़ते हैं अपन ईंट, उस तरीके कोई एक दूसरी चीज़ वो केमिकल वाली होती है वो, और तीसरी रेडी मिक्स प्लास्टर। अब देखिए बात क्या है, अब आप इसका देखिएगा, 860 करोड़ का मार्केट कैप है, और डेट टू इक्विटी जो है ना 1.28, हर 100 रुपये पे 1.2 128 रुपये का डेट है। 100 रुपये पे 128, 100 रुपये की इक्विटी है तो 128 रुपये का डेट है। फिर मार्जिन नीचे जा रहा है, और सितंबर 24 और दिसंबर 24 में नेग्लिजिबल प्रॉफिट, ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रॉफिट है इनका। 73% प्रमोटर की होल्डिंग है, FII के पास नेग्लिजिबल है, 27% पब्लिक के, और PE 71 का है। तो ऐसा क्या बना रहा है जो मैं PE 71 का दूंगा और 1.28 टाइम्स डेट टू इक्विटी है, ठीक है ROE अच्छा है इसका, लेकिन ना प्रॉफिट है ना कुछ इनका कोई कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा एज है। हाँ ठीक है, कई लोग, हर बिज़नेस, देखिए कोई भी बिज़नेस होता है कहीं ना कहीं तो सप्लाई करेगा ही ना। L&T को भी सप्लाई करते हैं ये लोग, अडानी को भी सप्लाई करते हैं, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई करते हैं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई बिज़नेस तो सप्लाई करेगा ही ना। बट इतने महंगे वैल्यूएशन पे लेके इस आज की तारीख में इनको ले लूँ मैं, तो अगर नॉर्मल मार्केट तेज़ी में भी होता ना तो भी इसको ना लूँ। खैर, दीपक सुथार साहब जो है ना, वो SEPC यानी जो इसका नाम पहले श्रीराम EPC था ना, उसके बारे में पूछते हैं। तो देखिए साहब, ये श्रीराम EPC जो है ना, ये तो खड्डे में जा रही है कंपनी। ये डेट रिडन थी, मतलब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा था। फिर एक दूसरी कंपनी ने इसको 2022 में मैनेजमेंट चेंज हो गया, और उस कंपनी ने इनका डेट लेके मतलब डेट अज्यूम कर लिया, यानी उसने डेट पे कर दिया है ना, जो उसके ऊपर कर्ज था ना वो उसको पे कर दिया। अब इसका जो PE है ना वो 58 का है, और प्रमोटर होल्डिंग 33% है, और DII के पास 19%। अब कौन कौन DII हैं आप ये सुन लो, म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं है DII, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व है जिनका पैसा फंसा हुआ है। PNB है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, साउथ इंडियन बैंक है, और बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्यों लेनी है ऐसी कंपनी? EPC कंपनी के बारे में जानना हो अगर आपको, तो हमारा एक अशोका बिल्डकॉन वाला आप वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा EPC कंपनी क्या होती है, आपको जानकारी करनी है तो। बाकी इस कंपनी में तो हाँ, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में है, मेटल ये प्रोसेस एंड मेटलर्जी क्षेत्र में है, लेकिन इसकी डिटेल बताकर भी सर क्या करूँ मैं दीपक से, कि क्या करूँ इसका मैं बता के। कंपनी कंडम कंपनी है ये, जब इसकी परफॉर्मेंस आएगी ना तब बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।